जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हमारा टॉपिक नियर अबाउट ख़त्म होने की कगार पे है। आज हम लोग बात पढ़ने जा रहे हैं अंतरिम सरकार के गठन के गतिरोध को दूर करने के लिए किस प्रकार एक ऐसा नियमन किया जाए जिसमें भारत में सत्ता हस्तांतरण हो लेकिन गतिरोध ना हो, या यूँ कहें कि विरोध ना हो, ऐसा कुछ करने का प्लान है। और इसी प्लान को बेवेल ने प्रस्तुत किया था। तो लॉर्ड बेवेल को हटाकर माउंटबेटन को भारत भेजा गया और जो माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की उसी योजना को हम माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। आपको अच्छे से पता है माउंटबेटन जब भारत आता तो वो विभिन्न दलों से अलग अलग लोगों से मिलता है और मिलने के बाद वो सबको पहले तो प्रयास करता है कि राजी कर ले। जैसे माउंटबेटन ने इटली योजना आपने पढ़ी होगी इससे पहले। इटली योजना में माउंटबेटन ने पूरी तरह से पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि भारत में द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वीकार्य नहीं होगा, यानी जिन्ना की मांग को इटली के द्वारा अस्वीकार किया गया था। लेकिन जब माउंटबेटन ने जाकर वहाँ प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ध्यान सुनेगा, बेवेल की योजना में यही तो था कि उन्होंने मानने से मना कर दिया था। तो हुआ क्या कि मुस्लिम लीग ने जब सीधी कार्रवाई करी, भारत में बहुत बुरी स्थितियां पैदा हो गईं। माउंटबेटन भारत आता, सब लोगों से मिलकर एक प्रपोजल तैयार करता है और जाकर पेश करता है कहाँ पर, ब्रिटिश संसद में। और ब्रिटिश संसद वहाँ पर जाकर कहता है कि भारत को बिना पाक के 2 टुकड़े किए वहाँ पर सत्ता हस्तांतरण नहीं हो सकता, इसलिए कुछ भी करके भारत में सत्ता हस्तांतरण करना है और भारत के 2 विभाजन या 2 भाग करने ही पड़ेंगे और कोई विकल्प नहीं है। और इस चीज़ को माउंट इटली योजना में स्वीकार कर लिया जाता है कि ठीक जाइए और भारत के विभाजन के लिए जो भी हो सके वो आप कार्य करिए। तो ये थी पृष्ठभूमि पीछे से जो हमें जोड़नी थी, ये प्रस्तावना थी। अब देखिए क्या होता है। माउंटबेटन भारत आता, पहले सभी दलों से मिल ही चुका होता है। गांधी से उसने, आपको अच्छे से पता होगा, गांधी जी ने तुरंत प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर भारत का विभाजन होता हो तो मेरी लाश से होगा। याद करिए, अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि अगर मैं पहले भी विरोध में था भारत के बंटवारे के और आज भी विरोध में हूँ, यानी कि कुल मिला के ये दोनों लोग भारत के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर विश्वास या मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे। तो कुल मिलाकर हम यूँ कहें, क्रिप्स मिशन की परिणति नंबर 1, बेवेल की असफलता, कैबिनेट मिशन का विद्रूपण और अंत में अगर कहा जाए कि जो अंतरिम सरकार गठित हुई उसमें मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई करना और उसमें भारत में दंगे भड़काना, वो चाहे जिन्ना द्वारा भड़काए गए हों या फिर सोहरावर्दी द्वारा भड़काए गए हों या किसी एनीवन किसी के द्वारा भड़काए गए हों, इन सारे दंगों के पीछे एक मात्र सिर्फ अपने स्वार्थों का हित साधन करना था। और इन्हीं हित साधन को परिणय देने के लिए माउंटबेटन योजना लेकर आता है। इस योजना में सबसे पहले नेहरू और पटेल को अपने पक्ष में किया जाता है, माउंटबेटन अपने पक्ष में करता है। पटेल साहब पहले विरोध में थे, बाद में उसके समर्थन में आ जाते हैं और उनके समर्थन में आने के बाद वो गांधी जी से मिलते हैं। गांधी जी पहले तो डिनाई कर देते हैं, लेकिन पटेल साहब के समझाने पर कि भारत में बिना 2 हिस्से किए अब भारत को चलाना संभव नहीं, क्योंकि जिन्ना अपने स्वार्थों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो चलिए, गांधी जी भी सहमत हो जाते हैं। गांधी जी को सहमत करने में लेडी माउंटबेटन ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी और जवाहरलाल नेहरू के साथ उन्होंने मिलकर गांधी जी को मना लिया। ठीक, एनीवे, अब जो माउंटबेटन ने प्लान प्रस्तुत किया सबके सामने, वो प्लान क्या था वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर 1, माउंटबेटन प्लान में एक लाइन में तो हम कहते हैं पहले माउंटबेटन पाकिस्तान की मांग को डिनाई कर चुका था, लेकिन अब उस मांग को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था। तो उसकी कौन कौन सी मांगें थी? इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। बाल्कन प्लान क्यों कहा जाता है? बाल्कन का मीन्स होता है छोटे छोटे टुकड़े कर देना। तो माउंटबेटन की जो योजना थी वो सही शब्दों में कहा जाए भारत को 28 छोटे देशों में बांटने की योजना के रूप में थी। वो ये बाल्कन प्लान था। डिकी बर्डी क्योंकि माउंटबेटन का दूसरा उपनाम था, इसीलिए इनका डिक बर्ड भी कहा जाता है, तो इसी को डिकी बर्ड प्लान भी कहा जा सकता है। तो ये योजना थी, लेकिन मैं अपनी भाषा में कहूँ तो इस प्लान को मैं मन बाटन प्लान कहा करता हूँ। मन बाटन प्लान अपने मन का एक प्लान है जिसे किसने किया है? माउंटबेटन ने सृजित किया है। ठीक, कहानी सुनिए क्या
3 जून 1947 को ये प्लान लाकर पेश किया जाता है और इसकी पूरी पृष्ठभूमि मैं आपको बता चुका हूँ। क्या क्या आता है? नंबर 1, सबसे पहली बात, अब भारत या हिंदुस्तान के 2 हिस्से होंगे, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा पाकिस्तान। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा पाकिस्तान, यानी संप्रभु पाकिस्तान होगा जबकि डोमिनियन स्टेटस भारत के पास होगा। यानी आज के बाद पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, वो यूँ कहें कि अथॉरिटी पा चुका, संप्रभु हो गया, सत्ता भी उन्हीं की, सॉवरिटी भी उन्हीं की, यानी सत्ता और संप्रभुता दोनों उन्हीं की। लेकिन भारत के साथ लगा गया कि डोमिनियन स्टेटस होगा। और मैं आपको बता दूं, डोमिनियन स्टेटस हमने मांग करी थी कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता, भारतीयों को पूरी तरह सत्ता हस्तांतरित नहीं होती, तब तक डोमिनियन स्टेटस लागू रहेगा। अब याद करिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट, क्या था? यही डोमिनियन स्टेटस मांग के गलती की थी मोतीलाल नेहरू ने और अंत में झुंझुना पकड़ा दिया ब्रिटिशर्स ने। अभी भी उनके पास मौका था, चाहते तो आप फिर कब्जा करते। एनीवे, आगे क्या होता? पहली शर्त क्या आई कि अब भारत के 2 टुकड़े होंगे, एक पाकिस्तान के रूप में और एक हिंदुस्तान के रूप में। तो यानी भारत जो संघ है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अब जरा मैं ऊपर का मिटा के आगे चलता हूँ। इसमें कहा गया 31 मार्च 1947 को गांधी जी से जो बात हुई थी उसी का परिणाम माना जाता है इस योजना को। चलिए मैं यहाँ मिटाकर एक मैप बनाता हूँ और जल्दी से देखिएगा। जो भारत का मैप है, अगर हम इसको ऐसे डिनोट करें तो गौर से देखने वाली बात है कि भारत में ये वाला पोर्शन और भारत में ये वाला पोर्शन अगर गौर से देखा जाए तो अगर हम इसे ए कहें, इसे बी कहें, ए में कौन कौन से आएंगे? एक आएगा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, दूसरा आएगा पंजाब, तीसरा आएगा सिंध और यहाँ पे आएगा बंगाल और यहाँ पर आएगा असम। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। कब? जब क्रिप्स मिशन आया था तो उसने इसी आधार पर बंटवारा किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन भी इसी आधार पर हुआ था, यानी कैसे कर जातिगत समीकरण सिद्ध करना या धर्मगत समीकरण सिद्ध करना। तो हुआ क्या? कहा क्या? इन क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम बाहुल्य हैं वहां पर उनको अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा, कहां कहां पर? देखिए, बंगाल और पंजाब 2 जगह पर हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्यक मात्रा में जहां अलग अलग हैं वहां अलग अलग दलों से बैठकर बात की जाए और अगर वो चाहें, ध्यान से सुन लीजिए, अगर वो चाहें तो भारत में शामिल हो, जो हम एक स्वतंत्र भारत बनाने जा रहे हैं, या चाहें तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। भैया जब तो आप स्वतंत्र रहने की बात कह दोगे तो कौन तुम्हारे अधीन रहना चाहेगा? हर राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। तो बंगाल और पंजाब के साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर जहाँ मुस्लिम बाहुल्य हैं वहाँ मुस्लिमों से बात करके रखे जाए बात, और जहाँ पर हिंदू बाहुल्य हैं वहाँ हिंदुओं से अलग अलग बात की जाए ताकि विवाद न बने और दोनों के अगर वो चाहें तो ब्रिटिश भारत में मिल जाएँ और चाहें तो वो स्वतंत्र रह सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा संविधान वहाँ लागू नहीं होगा जो इसे न माने। उन्होंने कहा कि संविधान बनने का कार्य जारी रहेगा, भले भारत का विभाजन कार्य चालू, लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया बंद नहीं होगी। लेकिन संविधान बनने के बाद जो भी भारत का राज्य इस संविधान को ना मानना चाहे तो अपना स्वतंत्र रह सकता है और अपना स्वयं का संविधान निर्मित कर सकता है। कुल मिला के है मन बांटन या नहीं, जैसा चाहो वैसे बना लो, यानी भारत के इतने टुकड़े कर दो कि भारत कभी एक होने न पाए। जबकि वल्लभ भाई पटेल वो कह रहे थे मुझे कटा फटा भारत नहीं चाहिए, मुझे एक अखंड भारत चाहिए। और हुआ क्या? हमें कटा फटा भारत ही मिलने वाला। हुआ क्या नेक्स्ट? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो मैंने आपसे कहा। अच्छा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के बारे में एक चीज़ जान लें। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहते हो, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, उन्होंने भरसक प्रयास किया था कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जो आज के समय में आप कहें तो पूरा बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, वो भारत का ही हिस्सा रहे, अफ़गानिस्तान वाला पोर्शन, वो वहाँ पर उनके साथ ना मिला जाए। तो उन्होंने अंतिम तक प्रयास किया था कि मिलाया जाए, लेकिन माउंटबेटन ने सिंधु नदी को जो माना, आक्षेप माना कि इस पार भारत उस पार पाकिस्तान, इस कारण उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत चला गया कहाँ? पाकिस्तान में। और आज भी उनकी 36 के पख्तूनिया नाम के वहाँ पर आपस में अभी भी लड़ाई चलती रहती, समझ में? इसका मतलब था कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत ना चाहते हुए भी पंजाब का हिस्सा, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। और उन्होंने कहा था मुझे गीदड़ और भेड़ियों को सौंप दिया है भारत ने, जो कि उचित नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, ये कहा था किसने? सीमांत गांधी ने। अब चलिए, हुआ क्या? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम, जहाँ सिलहट कहते हैं, इन्हें जनमत संग्रह द्वारा जहाँ चाहें उसमें शामिल हो सकते हैं।
अब सोचिए, जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हो वहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, और जिन्ना ने सोहरावर्दी ने वहाँ जहर वो रखा है, तो ये लोग क्या अच्छे के बारे में बात करेंगे क्या? जो जनमत संग्रह आएगा स्वाभाविक है वो उन्हीं के पक्ष में आना था। और हुआ क्या, इन्होंने राजनीति रचकर भ्रष्टाचार करके किसी भी तरह से जनमत संग्रह अपने पक्ष में किया, यानी बंटवारे के लिए ये भी तैयार हो गए। देखिए, देसी रियासतें चाहें तो स्वतंत्र हो जाएं या ब्रिटिश भारत के अधीन हो जाएं। अब जरा देखिए, 389 कुल सदस्य थे, जिसमें से 208 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के साथ देश मिल रहे थे और बाकी अलग अलग विचारधाराओं के थे। और जो 600 रियासतें थीं, इन 600 रियासतों को कहा कि अगर आप चाहें तो ब्रिटिश इंडिया, यानी जो उस समय तत्कालीन भारत है, यानी अंग्रेज़ों के अधीन भारत, उसमें शामिल हो जाएं, या वो चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं। यही सबसे बड़ी कमी थी। ये तो कहिए वल्लभ भाई पटेल हमारे पास एक लोहा था जो हम बच गए, नहीं हमारी दशा यूरोप जैसी होती। हर गांव के बाद एक नया देश होता और हर एक नदी के बाद एक प्रायद्वीप होता। इतनी बुरी दशा माउंटबेटन ने कर रखी। इसीलिए हम बार बार कह रहे वो मन बाटन था, जैसा चाह बनाते चले गए और उसका परिणाम आज भी भुगत रहे। चलिए, बंटवारे हेतु अब जरा यहाँ देखिएगा, जरा हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। गौर से देखने वाली बात यह है कि इस योजना में एक जो विभाजन रेखा होगी वो कैसे तय करेंगे, कैसे कहेंगे कहाँ से पाकिस्तान, कहाँ से हिंदुस्तान। तो ज़रा जल्दी से देख लेंगे कि अगर हम भारत के मैप को ऐसे डिनोट करें तो भैया ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश वाला पोर्शन, और ये वाला हो गया पाकिस्तान वाला पोर्शन। माउंटबेटन ने क्या किया कि एक मैप उठाया और मैप में एक ऐसे रेखा खींच दी और कहा ये हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान है। इसके लिए ध्यान से सुनेगा, इसके लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। किसका आयोग? सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसे ये बताना था कि भारत की रेखा कहाँ से। लेकिन माउंटबेटन ने एक हाथ से ही एक लकीर खींच दी और कहा कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है। ये वास्तविकता के धरातल पर उस लकीर को देखा गया तो पता चला आधा गांव हिंदुस्तान में था और आधा गांव पाकिस्तान में था। एक खेत हिंदुस्तान में है, एक खेत पाकिस्तान में है। बैल जोत रहे, एक बैल हिंदुस्तान में है, एक बैल पाकिस्तान में है। दो सगे भाइयों के मकान आमने सामने, एक भाई पाकिस्तानी, एक भाई हिंदुस्तानी। क्या बकवास की बात थी यार, ये तुम्हारा बंटवारा था, इसीलिए हम बार बार कह मन बाटन था। तो अगला देखिए, बंटवारे है तो एक सीमा निर्धारण आयोग का गठन किया गया, जो वास्तव में रेड क्लिफ की अध्यक्षता में बात को बनाया जाएगा। साथ ही भारत ने स्वयं को डोमिनियन स्टेटस के रूप में कहा, जब तक कि हम अपना संविधान अपने ऊपर लागू नहीं कर लेते तब तक आप हमें डोमिनियन स्टेटस दिए रहिए, ताकि हम अभी ब्रिटिश के अधीन ही रहें लेकिन हम अपना संविधान निर्माण कर लें, और जब आप सत्ता हस्तांतरित करें तब हम अपने आप को संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित कर लेंगे। आगे देखिए, ये तो कहानी थी माउंटबेटन योजना की। इसमें जरा देखिए, 14 जून 1947 को कांग्रेस ने गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में विभाजन को स्वीकार कर लिया। पेपर में खूब आता है, ये डेट ना याद करिए, ये डेट याद रखिए कि कब किया। तो 14 जून 1947 को, ये कोई बात नहीं किसकी अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ था, तो गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ था। और जब अब वोटिंग पड़ना शुरू हुई कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, तो कांग्रेस के 108 लोगों ने, 108 लोग, उसमें बहुत बड़ी संख्या होती थी, 108 लोगों ने विभाजन के खिलाफ वोटिंग करी कि हमें विभाजन स्वीकार नहीं होगा। लेकिन फिर भी अंत में कांग्रेस ने इसको 14 जून 1947 को क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। मुस्लिम लीग तो बाहें फैलाए घूम ही रही थी कि हमें पाकिस्तान कैसे करके मिल जाए, उनको आलिंगन हो गया अपने पाकिस्तान का। मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से स्वीकार किया। 400 लोगों ने वोटिंग करी मुस्लिम लीग में, केवल 10 लोग ऐसे थे जो मुस्लिम लीग के विरोध में थे, जो नहीं चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करे या पाकिस्तान को स्वीकार करे। यानी मुस्लिम लीग में भी 10 लोग ऐसे थे जो देशभक्त रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो ये थी कहानी किसकी, पूरे माउंटबेटन योजना। लेकिन इस कहानी के बाद पेपर में जो प्रश्न पूछता है वो उसको ट्विस्ट कैसे करता है, वो पूछता है कि कौन इनमें से एक व्यक्ति था जो पाकिस्तान की मांग के ठीक विरोध बात कर रहा था। सब कांग्रेस ने मान लिया, मुस्लिम लीग ने मान लिया, सिखों ने मान लिया, सब ने मान लिया, लेकिन कौन ऐसे थे, तो एक थे डॉक्टर किचलू, आपको अच्छे से पता है, जिनके लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद आया, जिनके लिए अमृतसर घटना हुई थी। डॉक्टर किचलू एक थे जिन्होंने कहा था हम इसको स्वीकार नहीं करते। पुरुषोत्तम दास टंडन जो अपने सीएम भी रहे, पुरुषोत्तम दास टंडन ये विरोध में थे।
हफीजुर रहमान जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे वो विरोध में थे, और चौथराम मिटवानी जो कि बुलंदशहर के आसपास क्षेत्रों में काम कर रहे थे। इन लोगों ने पूरी तरह से इसको बहिष्कार किया कि हम पाकिस्तान की मांग को पूरी तरह से खारिज करते हैं और हम इस मांग को नहीं मानते हैं। ठीक, अब आपसे ये तो हुई बात किसकी कि पाकिस्तान की मांग को माउंटबेटन ने रेखा के रूप में निर्धारित कर दिया और कहा कि अब पाकिस्तान के अलावा कोई विकल्प भारत के पास नहीं है, हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसको घोषित करना ही पड़ेगा। तो माउंटबेटन प्लान ने भारत के 2 विभाजन की रेखाओं को निश्चित कर दिया, लेकिन इसको निश्चित करने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आएगा कि भारत का बंटवारा होगा कैसे, या जो सीमा है, जो हम यह क्योंकि जो सीमा आयोग बनाया गया बॉर्डर कमेटी, उस बॉर्डर कमेटी के द्वारा कौन पाकिस्तान कौन भारत बनेगा, कैसे नागरिकों का बंटवारा होगा, कैसे प्रशासनिक अधिकारियों का बंटवारा होगा, कैसे परिसंपत्तियों का बंटवारा होगा, कैसे लोगों का आदान प्रदान किया जाएगा, ये पूरी की पूरी कहानी होगी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। यहाँ ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन अगर आपको देखना है, जिन लोगों को लग रहा है लॉकडाउन में हुआ, ये कुछ नहीं था बेटा। उतना बड़ा माइग्रेशन भारत के अंदर हुआ कि केरल से लोग पाकिस्तान पैदल चल पड़े थे, बंगाल से लोग पैदल चल पड़े थे, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के रावलपिंडी से लोग भारत आने लगे थे। इतना बड़ा माइग्रेशन क्यों? लोगों को डर भर दिया जिन्ना ने मुस्लिमों को कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, और वहाँ हिंदुओं के अंदर डर भर दिया इन्हीं मुस्लिम लीग के लोगों ने कि हिंदू यहाँ रहोगे तो तुम मारे जाओगे। वहाँ से भागना पड़ा और यहाँ से भागना पड़ा। आपको मैं एक छोटी जानकारी दे दूँ, जब पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में 24% हिंदू था, 76% मुस्लिम था, ध्यान से सुनिएगा, और भारत में मात्र 4% हिंदू था और बाकी सब मुस्लिम था, बाकी सब हिंदू थे। अब विडंबना देखिए इस देश का और यहाँ के रहने वाले मुस्लिमों का कि आप इस देश को कहते हो कि यहाँ पर आप सुरक्षित नहीं हो। आज पाकिस्तान में केवल 2% मुस्लिम बचा है और भारत में 21% मुस्लिम हो गया। ये है आपकी सुरक्षा का दायित्व, ये है आपकी सुरक्षा के साथ भारत का प्रतिबद्धता। और 2% वहाँ हिंदू बचा है, ये डिनोट करता है कि वहाँ पर उनके साथ अच्छा नहीं किया गया। वो 24 से 2 हो गए, आप 4 से 21 हो गए, और फिर भी आप इस देश में कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो कृपया करके 4-6 साल के लिए पाकिस्तान घूम आए, जिन्हें अत्यंत प्रेम है। इस देश से अच्छी अगर मिट्टी कहीं मिल जाएगी तो आप वास्तव में विश्वास करिए, जिस समय आप पाकिस्तान में 4 महीने 5 महीने गुजार के वापस इस धरती पर पैर रखेंगे ना, आप इस धरती की इस मिट्टी को चूमेंगे, क्योंकि इससे अच्छी दुनिया में कोई जगह नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आप खूब चिल्लाइए, खूब बुराइयां कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सुजला सुफला है। इससे अच्छी पृथ्वी पर कोई कायनात बनी ही नहीं। ना ठंडी, ना बहुत गर्मी, ना बहुत ज़्यादा बारिश। हम तीनों मौसमों को झेलने वाले, सावन में जीने वाले लोग हैं। इस मिट्टी से प्रेम करिए। लेकिन इस माउंटबेटन ने ऐसा बंटवारा किया कि दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन हमने झेला। तो ये था माउंटबेटन योजना। 2-3 बार इसको देखिएगा, PDF नीचे लगी है, उसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अब मिलेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अगले टॉपिक में, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा, बार बार इसको देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि माउंटबेटन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पेपर में आता है। ठीक, आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।